वेल, अच्छा बेटे, इससे पहले मैं आज की गुफ्तगू शुरू करूं, आपके साथ में थोड़ा सा गपशप लगाऊंगा। और वो गपशप यूं है, आपने जो रेशोज पढ़ी उनमें कुछ बुनियादी रेशोज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। करंट रेशो में आप करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज वर्कआउट करते हैं। हम फर्ज कर लें कि आपके पास करंट एसेट्स 4 लाख रुपए के हैं और करंट लायबिलिटीज आपके पास से 2 लाख रुपए की हैं। तो करंट रेशो होगी 2/1, यहाँ हम इसे लिखेंगे 2:1। अब इसके बाद एग्जामिनर ये आपसे कहता है व्हाट विल बी द impact on the current ratio if। अब नीचे आपको सिनेरियोस दे देता है A B C D E F G, मुख्तलिफ सिनेरियो दे देता है। आपने उन सबका इम्पैक्ट बताना है कि 2:1 के ऊपर क्या है। फॉर एग्जांपल, पहला वो कहता है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹100,000 were sold for cash ₹120,000। ठीक है, ये जो है व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, इसमें एक बात आप ब्रैकेट में लिख लें, इम्प्रूव, इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूव और रिड्यूस। ठीक है, क्या वो इम्प्रूव होगी या रिड्यूस होगी? यानी कि इम्प्रूव का मतलब है 2.5:1 हो जाएगी, या रिड्यूस का मतलब है सपोजली 1.5:1 हो जाएगी। ठीक है, चलें जी, मैं जितनी देर में अगली 4-5 सिनेरियोस लिखता हूं, आप मुझे इसका जवाब बताइए। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है जो कि मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे इसको प्रॉपरली सॉल्व करके दें और समझ बूझ के साथ करके दें। शुरू हो जाइए बेटा। कैश पेड, दूसरा सिनेरियो में लिख रहा हूँ, टू क्रेडिटर्स ₹50,000। तीसरा मैं सिनेरियो लिख रहा हूँ, पेड टू क्रेडिटर्स फ्रॉम a bank account already having OD बैलेंस। उस बैंक अकाउंट में ऑलरेडी OD बैलेंस था, वहां से हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया? सपोजली 50,000 ही की बात मैं करता हूँ, 50,000 पे किया। डी
परचेज्ड इन्वेंटरी, और इसमें परपेचुअल सिस्टम भी लिख देता हूँ। ऑन क्रेडिट ₹100,000 E last month electricity bill outstanding ₹100,000. Okay. Bought computer equipment on credit for 100,000, और लास्ट कर लेते हैं sold furniture for ₹100,000 कैश। ले जी, मुझे इन 7 हैं जी ये पॉइंट्स, इन 7 पॉइंट्स पे आपने गुफ्तगू करनी है कि आपकी करंट रेशो इम्प्रूव हो रही है या रिड्यूस हो रही है। ए कौन बताएगा? अरूश बोलो बेटे, आपसे शुरू करता हूँ। इम्प्रूव हो रही है। इम्प्रूव कैसे हो रही है? सर 1 लाख की गुड्स हमने सेल की और 120 कैश इन्वेंटरी आएगा ना, कैश इन हैंड करंट एसेट्स में, तो इस तरह से 20,000 इंक्रीज हुआ। हमारे करंट एसेट्स ए में अगर मैं देखूं, सिनेरियो ए में मेरे करंट एसेट्स पहले थे 400 के, मैंने 100 की इन्वेंट्री बेची, 100 की इन्वेंट्री कम हो गई और मुझे कैश रिसीव हुआ 120 का। ऐसे ही है बेटा? यस सर। मेरे करंट एसेट्स कितने हो गए? 420 के हो गए। ओके। यस। और दूसरी तरफ क्या मेरी लायबिलिटी में कोई कमी हुई या इजाफा हुआ? नो सर। पक्की बात है? यस सर। तो मेरे करंट एसेट्स जो हैं अगेंस्ट द करंट लायबिलिटी, मेरी करंट लायबिलिटी 200 की थी, वो अभी भी मेरी करंट लायबिलिटीज जो हैं 200 ही की हैं, लिहाजा हम कहेंगे कि हमारी रेशो इम्प्रूव हुई है। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग होगी, 2.1 होगी, तो इम्प्रूव होगी हमारी करंट रेशो। उसके बाद बी में तशरीफ लाएं। शायद यार आप बताओ बेटे, इसी तरीके से सोचना है जिस तरीके से मैंने ये बात की है। ये आपकी होगी है 2.1:1 इम्प्रूव। अब बताओ बी में हमारे पास करंट एसेट पहले कितना था 400 का और करंट लायबिलिटी थी 200, 2:1 चल रहे थे। हुआ क्या, कैश टू क्रेडिटर, हमने कैश पे किया कितना? 50,000 और क्रेडिटर सर क्रेडिट भी तो 50,000 कम हो गया ना। तो मुझे बताओ इम्प्रूव होगी या डिक्रीज होगी? मेरे ख्याल से सर इक्वल रहेगा दोनों, क्योंकि एक तरफ कम हो रहा है तो एक तरफ ज्यादा भी हो रहा है। यही वो गलती है जो हम करते हैं। क्या ये हमने कैश दिया 50 से, ये हमारा कैश कम हुआ
350 और हमने लायबिलिटी भी पे ऑफ की, दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटी पे ऑफ हो गई, लायबिलिटी हमारी पे ऑफ होकर रह गई 150। अब मुझे बताओ 350 का 150 पर क्या इम्पैक्ट है? 350 is to 150 कितना आता है जी? 350 डिवाइडेड बाय 1, न्यू रेशियो आएगी। हाँ न्यू रेशियो जी जी 2.3 is to 1। तो बताओ रेशो सेम है या इम्प्रूव हुई है? इम्प्रूव हुई है। हाँ, तो आपने एब्सोल्यूट को नहीं देखना कि एब्सोल्यूट तो वही 50-50 दोनों में कम हो रहे हैं। आपने रेशो कैलकुलेट करके देखना है कि रेशो पे क्या इम्पैक्ट आया है। 2.3:1 हमारी रेशो इम्प्रूव हुई है। ओके सर। आपने कभी एब्सोल्यूट को नहीं देखना, ये बहुत अहम बात है। सी को देखते हैं। आपको क्वेश्चन की नोयत समझ आ गई है? यस सर। शाबाश। जी सर। सी में कहता है पेड टू क्रेडिटर्स फ्रॉम अ बैंक अकाउंट, जो कि ऑलरेडी हमारी ओडी चल रहा था। अब इसमें करंट एसेट हमारे 400 हैं और करंट लायबिलिटी हमारी 200 है। हमने क्रेडिटर पे किया, लायबिलिटी कम हुई और दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। बात को फॉलो किया? हमारे करंट एसेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही हमारी लायबिलिटी में फर्क पड़ा, तो इसमें हम क्या कहेंगे? नो चेंज। सोच के मुझे बताइए कि बात समझ में आती है? क्लास में अब ज्वाइन किया, जी बच्चों बहुत लेट ज्वाइन किया। चले आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए क्लास में और तवज्जो कीजिएगा, हम बहुत अहम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। और मुझे बताइएगा मुदीर आ रहे हैं क्लास में कि नहीं अभी? अच्छा जी, ये सी मुझे बताइए, सबको समझ आ गया सी? सर दोबारा रिपीट कीजिएगा सी वाला। देखो बेटे, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट था। बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी है, वो इस करंट लायबिलिटी में मौजूद है ओवरड्राफ्ट, और एक क्रेडिटर भी इस लायबिलिटी में मौजूद है। ठीक है, सिचुएशन ये थी कि आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज 2:1 थे। आपने ये पेमेंट की 50,000 रुपये की। 50,000 की पेमेंट जो है उसकी वजह से आपकी एक क्रेडिटर में तो कमी आ गई, लेकिन दूसरी तरफ आपका ओडी मजीद बढ़ गया ना, लायबिलिटी मजीद बढ़ गई, तो नो चेंज है इसके अंदर। जी सर। ठीक समझ आ गई बेटा? जी सर। शाबाश। अब डी में आइए, कहता परचेज इन्वेंट्री परपेचुअल सिस्टम ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या है जी? आप 400 पे हैं, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी 200 पे है। आपने इन्वेंट्री परचेज की, इन्वेंट्री आपकी करंट एसेट में इंक्रीज हुई और दूसरी तरफ आपकी क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हुए। अब कहने को स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर बराबर अमाउंट से इंक्रीज हो रही, जैसे बराबर अमाउंट से डिक्रीज हो रही थी एब्सोल्यूट, आपने कहा कि नो चेंज। इधर बराबर अमाउंट से कहेंगे कि जी इंक्रीज हो रही है लिहाजा नो चेंज। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कैलकुलेट करें 500 और 300 और अब आप मुझे बताइए कि चेंज है या नहीं। 5 डिवाइडेड बाय 6 क्या आता है? Yes sir, 1.67. 1.66 is to 1। तो आपकी रेशो चेंज हो गई। बेटे जान, आपको समझ आ गई इस क्वेश्चन की नोयत की? यस सर। एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। अब ये ई देख लीजिए, मैंने तो सिर्फ करंट रेशो का एक बेस बना के किया है, वो इस तरह कैपिटल एम्प्लॉयड बना सकता है, रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी बना सकता है, कुछ बना सकता है। उसके पीछे आपकी अकाउंटिंग पहले क्लियर होनी चाहिए कि इसके इम्पैक्ट्स कहाँ जा रहे हैं। लास्ट मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल ओइंग 1 लाख रुपए का आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है।
4 लाख पहले पुराने करंट एसेट थे, पुरानी करंट लायबिलिटीज ये थी। एक्सपेंस को डेबिट किया है जिसकी वजह से करंट एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट लायबिलिटी आपकी चेंज हो गई। आपकी आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी या ड्यू या ओइंग जो भी आपने इसको लिखना है, आपकी ओइंग करंट लायबिलिटी 100 से आपकी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, एसेट्स करंट एसेट्स में कोई फर्क नहीं पड़ा तो हम फॉल कर गए। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 3 क्या आता है जी आंसर? 1.33 is to 1। बेटे जान कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। एक्सीलेंट। और अब एफ को देख लीजिए। एफ में हमारे पास करंट एसेट्स 400 और करंट लायबिलिटीज 200। कहता है कि हमने कंप्यूटर खरीदा है, कंप्यूटर भी उधार खरीदा है। अगेन वही वाली बात है कि हमारे अकाउंट्स पेएबल कंप्यूटर में, कंप्यूटर तो करंट एसेट है, उसमें तो कोई सॉरी कंप्यूटर तो नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट में तो कोई चेंज नहीं आएगी, जबकि हमारी लायबिलिटीज जो हैं वो चेंज हो गई। अगेन 1.33 is to 1, रेशो हमारी गिर गई, रिड्यूस हो गई। अब अगली बात की तरफ चलते हैं। जी, सोल्ड फर्नीचर, हमारे पास करंट एसेट थे 400, करंट लायबिलिटीज थी 200। हमने फर्नीचर बेचा, कैश आया, रिसीव हुआ, करंट एसेट्स हमारे इंक्रीज हो गए और हमारी करंट लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, करंट रेशो इम्प्रूव हो गया। क्या बनती है बेटे अब? 2.5 is to 1। लो बच्चे, ये था जी अभी तक का डिस्कशन सेशन। अब मैं इससे ऊपर आपको इस पास्ट पेपर के क्वेश्चन में लेके जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को आज ज़्यादा देर नहीं पढ़ा सकूँगा, आज मेरी एक कमिटमेंट है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इसी की बेस पर आपकी अगली तमाम गुफ्तगू है जो कि मैं आपको हल्की सी अभी डिस्कस करूँगा। और अगर मुकीम आगे हुए हैं, इधर महानूर बैठी हुई है या कौन बच्चा बैठा हुआ है क्लास में? जी लाइबा, महानूर और जी आप बताइए बेटे, मुकील भाई आ गए हैं क्या नहीं? नहीं है सर अभी। अच्छा चले, मैं अभी आपको ये लेक्चर जो है ना वो भेजूंगा और आप लोगों ने इसका कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना है जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ, और बड़ी तवज्जो से इसको आपने देखा। देखो बेटे जान, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। इस पास पेपर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन नीचे मौजूद है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है एपीवेक लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू टेक सम ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 इन ऑर्डर टू शो बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। वो क्या करने जा रहा है? कहता है कि जी पे कर दे बैलेंस ऑफ ए मेजर सप्लायर फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट। ये भी मैंने आपको बताया कि अगर हम बैंक ओवरड्राफ्ट से अपने क्रेडिटर को पे करेंगे तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स डेबिट बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट। एक लायबिलिटी कम होगी, दूसरी लायबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारी करंट रेशो पे। वो पूछना ही चाह रहा है, स्टेट द इफेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज और नो इफेक्ट of each of the above measure on the following ratios। कि जी मैंने बहरहाल ये कहा कि इंक्रीज को आप एरो हेड, अबव एरो हेड
बिलो और इसको आप क्रॉस के साथ डिनोट करते हैं। कहता है कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा। अब जब पे करेगा तो 5% आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। उस 5% डिस्काउंट की क्या इम्पैक्ट लेना है वो आपको दिखाना होगा। फिर कहता है अच्छा जो क्रेडिटर को आपने पे किया क्या करंट रेशो पे कोई फर्क पड़ेगा। आपकी एक तरफ क्रेडिटर काम हो रहा है, दूसरी तरफ आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी बढ़ रही है। ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ये क्वेश्चन मैं इससे ज़्यादा डिटेल से नहीं आपको बताऊंगा, सॉल्यूशन 100% आपको क्लैरिटी दे देगा। आपने बेची है स्लो मूविंग स्टॉक आइटम्स, जो पहले ही आपकी इन्वेंट्री नहीं बिक रही थी उसको आपने बेच दिया। प्राइस इक्वल टू द कॉस्ट, कॉस्ट टू कॉस्ट, जितनी इन्वेंट्री थी कॉस्ट पर वो इन्वेंट्री रिड्यूस कर गई और सेल्स आपकी कॉस्ट पर हो गई, डेटर्स आपके इंक्रीज कर गए। तो इन्वेंट्री रिड्यूस कर रही है, डेटर्स इंक्रीज कर रहे हैं सेम अमाउंट से। इसका करंट रेशो पर क्या इम्पैक्ट आएगा वो आपने देखना है। इसका ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा वो आपने देखना है। इसका नेट प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा वो आपने देखना है, ठीक है। इसी तरह पे स्टॉक टर्नओवर रेशो, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, क्विक रेशो, इन सब पे आपने इनके इम्पैक्ट्स देखने हैं। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जबरदस्त क्वेश्चन है। डेटर से रिकवर किया बाय ऑफरिंग कैश डिस्काउंट। आपने डेटर्स को कहा कि 10% डिस्काउंट ले लें और हमें पैसे जल्दी दे दें। 100 रुपए के डेटर से आपने 90 रुपए रिसीव किए, 10 रुपए आपका लॉस हो गया। कैश 90 से इंक्रीज, डेटर्स 90 से 100 से डिक्रीज। इसका करंट एसेट्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा ये आपको देखना है और बाकी चीजों पर भी क्या इम्पैक्ट आएगा ये आपको देखना है, ठीक है। ऑफर एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स 90 days विच वुड इंक्रीज सेल्स एट एग्जिस्टिंग मार्जिन। कहता है कि आपने क्रेडिट टर्म्स जो है 90 दिन पे कर दी, जिसकी वजह से आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी, मार्जिन आपका वही रहेगा। अभी भी आप 25% पे बेच रहे हैं, बाद में 25% पर ही बेचेंगे, लेकिन आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी एब्सोल्यूट फॉर्म में। उधर से आपकी इन्वेंट्री जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी इंक्रीज हो जाएंगी। इसका आपने देखना है ग्रॉस प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट है। आपने नॉन करंट एसेट्स बेचे हैं और आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। इसका आपने देखना है कि आपके रेशो पे क्या इम्पैक्ट है। आप थोड़ा सा इस वक्त घबरा रहे हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। फॉर एग्जांपल ये सॉल्यूशन है और करेक्ट सॉल्यूशन है। आपने ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज पे जो इम्पैक्ट देखना है, आप उसका फॉर्मूला लिख लीजिए कि जी ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है। फिर आपने इम्पैक्ट देना है नेट प्रॉफिट परसेंटेज, उसका फॉर्मूला लिख लीजिए कि नेट प्रॉफिट का ऑन सेल्स ये फॉर्मूला होता है। फिर आपने इम्पैक्ट देखना है करंट रेशो पर, करंट रेशो का फॉर्मूला लिख लीजिए, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज उसका फॉर्मूला होता है। फिर आपने इम्पैक्ट देखना है स्टॉक टर्नओवर रेशो पर, तो स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्रीज का फॉर्मूला होता है। फिर आपने इम्पैक्ट देखना है रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स पर, उसका फॉर्मूला लिख लीजिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट्स। और फिर आपने देखना है क्विक रेशो पर क्या इम्पैक्ट है, उसका फॉर्मूला ले लीजिए। ये पहले आपने ये वाला काम कर लिया। अब आपने ये देखना है कि पहली है पे बैलेंस ऑफ ए मेजर सप्लायर फ्रॉम अ बैंक ओवरड्राफ्ट, 5% डिस्काउंट मिला आपको, 5% डिस्काउंट मिलकर आपको फायदा हुआ। क्रेडिटर्स आपके 100 रुपए के। अब इसकी एक रफ सी अकाउंटिंग एंट्री पास कर लें किसी फर्जी अमाउंट से। ये मैंने फर्जी अमाउंट ली कि 100 रुपए के आपके क्रेडिटर्स थे, आपने उन 100 रुपए के क्रेडिटर्स की अदायगी 5 रुपए डिस्काउंट लेकर की, ठीक है। और वो जो क्रेडिटर्स हैं आपके 100 रुपए से कम हुए, आपकी अदायगी थ्रू ओवरड्राफ्ट और ये लायबिलिटी बढ़ गई और ये डिस्काउंट रिसीव जो परचेज में से माइनस होगा, ठीक है। अब इसकी वजह से परचेज कम हो रही है, आपके ग्रॉस प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है,
बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, आपके क्रेडिटर्स कम होने की वजह से लायबिलिटीज कम हो जाएंगी। अब आपने यूं आपने बता देना है ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज। अगर ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली नीचे नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, लेकिन अगर किसी वजह से सिर्फ नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा। ये बात बस याद रखिएगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में चेंज नीचे ट्रिकल डाउन होगी, लेकिन नेट प्रॉफिट में अगर कोई चेंज आ रही है, जैसे फर्ज किया आपने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पता फाइनेंशियल एक्सपेंसेस नीचे लिखे जाते हैं, या इनकम टैक्स एक्सपेंस पे किया वो नीचे लिखे जाते हैं, उसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम या ज्यादा हुई है, उसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका कम या ज्यादा होगा और अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट भी कम या ज्यादा होगा। फिर यहां से आपकी करंट रेशियो इंप्रूव क्यों कर रही है? क्योंकि आपके क्रेडिटर्स 5 रुपए से ज्यादा कम हो रहे हैं, यानी कि लायबिलिटी आपकी 5 रुपए से ज्यादा कम हो रही है। करंट एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लायबिलिटीज आपकी 5 रुपए से ज्यादा कम हो रही है, लिहाजा करंट रेशियो बेहतर हो रही है। इस तरह से स्टॉक टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, क्विक रेशियोज पे आपने इम्पैक्ट सोचना है। ये बेटे जान मैंने आपको एक सोच दे दी है। बाय द वे नीचे मैंने डिटेल के साथ इसकी वर्किंग 2 के लिए भी कर दी, और बाकी का आपको मैं इसमें होमवर्क दे रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, और कल मैंने डिटेल के साथ इस होमवर्क को डिस्कस करना है। आप समझ लीजिए अगर ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाता है और इसके बाद 1-2 और क्वेश्चन मैंने आपसे सॉल्व करने इसी तरह के, तो आपका पूरा चैप्टर हो गया तैयार। एक ये मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, इसका सोल्यूशन भी मैंने साथ ही दे दिया। मिसिंग फिगर, उसने सिर्फ आपको नॉन करंट लायबिलिटीज दी हैं एब्सोल्यूट फॉर्म में, और बाकी परसेंटेजेस बताई हैं कि 10%, यानी कि इसमें फाइनेंशियल चार्जेस 10% होंगे। फिर उसके बाद उसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर एब्सोल्यूट फॉर्म में दे दी, बाकी परसेंटेज बता दी। ये 2 इंफॉर्मेशन आपको एब्सोल्यूट फॉर्म में दी हुई है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको रिलेटिव फॉर्म में दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। आपने इसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट की फिगर्स को वर्कआउट करना है। एग्रीड? जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो सिर्फ ये 2 एब्सोल्यूट फॉर्म में है, बाकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपने कैलकुलेट करनी है। ये भी आपके एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है, मैथमेटिक्स है, सिंपल और कुछ नहीं है। इसको मैंने कंप्लीट सॉल्व किया है, लेकिन चाहूँगा मैं ये कि आप इसके सोल्यूशन को देखने की बजाय चैलेंज कबूल करें और ख़ुद से इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब आप थक जाए तब सोल्यूशन बेशक देखिएगा। इजाज़त है। लो बच्चों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। बीइंग सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तो रेशियोज भी नहीं बताई उन्होंने, वो हम कैसे निकालेंगे? मेरी बेटी यहाँ पर उसने सब बताया हुआ है इधर, ठीक है। आपको जो नहीं समझ आएगी आप सॉल्यूशन में देखिएगा। नॉन करंट आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं, करंट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। देखो उसने रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, ये करंट रेशो उसने बताई हुई है कि 1.5:1 है, ठीक है। ये सारी रेशियोज आपको बताएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 3 टाइम्स ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मार्कअप दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो है, ठीक है। इस सवाल को चैलेंज के तौर पर आपने लेना है और सॉल्व करना है। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बल्कि मैंने आज की शीट में तीसरा एक और डाल दिया क्वेश्चन, जो कि आपके साथ मैंने बाकायदा सारा का सारा डिस्कस किया। 3 क्वेश्चन है इस शीट में और भरपूर ये काम है आपका, कम से कम 2 से 3 घंटों का काम है ये आपका आज के लिए, ठीक है बेटे जी। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Okay, sir. थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मैं अभी Thank you, sir. Allah Hafiz. अभी भेज अल्लाह।